क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि जब इंटरनेट पर कोई सवाल पूछा जाता है, जैसे कि इंसेप्शन फिल्म के डायरेक्टर की पत्नी का नाम क्या है? हाँ, तो सर्च इंजन तुरंत सही जवाब दे देता है। बिल्कुल। और वो कोई किसी इंसान की तरह विकिपीडिया के लंबे लंबे पैराग्राफ तो नहीं पढ़ रहा होता। एकदम सही बात है, वो तो बस डेटा पॉइंट्स को देख रहा होता है। हाँ, दरअसल पर्दे के पीछे एक अदृश्य और बेहद जटिल नक्शे का इस्तेमाल हो रहा होता है। एक ऐसा नक्शा जो दुनिया भर की जानकारियों को आपस में जोड़ता है। जी, और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय भी यही तकनीक है। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत सामग्री के रूप में एक बहुत ही विस्तृत गाइड मौजूद है जो जिसे प्रोटेजे कहते हैं, उस टूल में ओंटोलॉजी विकास के बारे में बात करती है। और विशेष रूप से हम ये समझने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और डेटा प्रॉपर्टीज को कैसे बनाया और प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर ओंटोलॉजी को एक बड़े शहर के नक्शे की तरह देखा जाए, तो प्रोटेजे वो शक्तिशाली टूल है जिससे ये तय होता है कि मतलब कौन सी सड़क कहाँ से कहाँ तक जाएगी। बिल्कुल, और किस चौराहे का क्या नाम होगा। हाँ, और हर इमारत का इस पूरे नक्शे में क्या महत्व होगा। मतलब ये एक ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ निर्जीव डेटा इकट्ठा करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? देखिए, डेटा तो बस कच्चा माल है। असली जादू तब होता है जब हम उन डेटा पॉइंट्स के बीच के आपसी संबंधों का क्यों और कैसे परिभाषित करते हैं। मतलब कि जानकारी तब तक अधूरी है जब तक उसे जोड़ा ना जाए। एकदम सही। जब हम सेमेंटिक मॉडल्स या ओंटोलॉजी की बात करते हैं, तो जानकारी तब तक पूरी तरह से अंधी है जब तक उसके संदर्भ और उसके रिश्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित ना किया जाए। हाँ, क्योंकि मशीनें तो इंसानों की तरह समझदार नहीं होती है ना। बिल्कुल नहीं, उन्हें हर छोटी छोटी बात बतानी पड़ती है। प्रोटेजा टूल डेवलपर्स को ये शानदार सुविधा देता है कि वो जानकारी को एक ऐसा तार्किक अर्थ दे सकें जिसे सिस्टम न सिर्फ पढ़ सके बल्कि समझ भी सके। शहर के नक्शे की इसी एनालॉजी को अगर थोड़ा और गहराई में ले जाएं, तो सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस नक्शे में रास्ते असल में कितने प्रकार के होते हैं। जी, और वे रास्ते काम क्या करते हैं? स्रोत के अनुसार प्रोटेजे में प्रॉपर्टीज का मुख्य उपयोग इंडिविजुअल्स यानी इकाइयों के बीच संबंध बनाने के लिए होता है, या फिर उन्हें कोई विशेष डेटा वैल्यू देने के लिए? हाँ, अब यहाँ दो मुख्य प्रकार की प्रॉपर्टीज का जिक्र किया गया है। पहली है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, जो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स को आपस में जोड़ती हैं, है ना? एकदम सही। गाइड में एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है, जैसे एक यूनिवर्सिटी के सिस्टम में पढ़ाता है, यानी टीचर्स नाम की एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एक प्रोफेसर को एक कोर्स से जोड़ती है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ हमारे पास डेटा प्रॉपर्टीज होती हैं। ये कैसे अलग है? देखिए, ये किसी दूसरे इंडिविजुअल से रिश्ता नहीं जोड़ती, बल्कि ये किसी एक इंडिविजुअल को एक सीधे डेटा वैल्यू से जोड़ती हैं। मतलब कोई स्ट्रिंग या नंबर? हाँ, जैसे कोई स्ट्रिंग, नंबर या फिर कोई तारीख। उदाहरण के लिए हैज एज यानी उम्र नाम की डेटा प्रॉपर्टी एक पर्सन को एक संख्या से जोड़ती है जो उसकी असल उम्र बताती है। जी बिल्कुल। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक नई एनालॉजी आ रही है। बताइए, क्या है वो? मैं सोच रहा था कि क्या ये कहना सही होगा कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एक तरह के पुल की तरह काम करती है? पुल मतलब ब्रिज? हाँ, एक पुल जो दो अलग अलग द्वीपों को आपस में जोड़ता है। जैसे एक द्वीप प्रोफेसर है और दूसरा द्वीप कोर्स है। अच्छा, और उनके बीच का पुल ये बताता है कि वे कैसे जुड़े हैं। बिल्कुल। जबकि डेटा प्रॉपर्टी किसी एक ही द्वीप पर लगा उसका अपना एक नेम प्लेट या बोर्ड है। अरे वाह, जो ये बताता है कि उस द्वीप की आबादी कितनी है या उसकी स्थापना कब हुई थी। हाँ, तो क्या ये सही तरीका से देखने का? ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। मतलब पुल और नेम प्लेट का ये नजरिया इस पूरी तकनीकी अवधारणा की जड़ को पकड़ लेता है। सच में? हाँ, सोचिए जरा, अगर किसी सिस्टम में सिर्फ द्वीप ही द्वीप हों लेकिन उनके बीच कोई पुल ना हो तो क्या होगा? मशीन के पास हजारों डेटा पॉइंट्स होंगे, पर वो आपस में कटे गए होंगे। बिल्कुल। मशीन ये कभी नहीं समझ पाएगी कि एक डेटा का दूसरे से क्या लेना देना है। जब ओंटोलॉजी में दो अलग अलग इकाइयों के बीच एक पुल यानी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बनाई जाती है, तो सिस्टम को एक रास्ता मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये दोनों संस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। जी। वहीं दूसरी ओर जो आपने नेम प्लेट कहा,
यानी डेटा प्रॉपर्टी, वो उस इकाई की अपनी पहचान तय करती है। ये दोनों मिलकर उस अंधी मशीन को एक दृष्टि देते हैं, जिससे वो डेटा के महासागर में सही रास्ता खोज पाती है। एकदम सही कहा आपने। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि ये पुल क्या करते हैं, तो अगला कदम यह जानना है कि इन्हें पर्दे के पीछे असल में काम कैसे करवाया जाता है। हाँ, इन्हें बनाने का प्रोसेस। गाइड बताती है कि जब हम इन प्रॉपर्टीज को बनाते हैं तो हमें उनकी कुछ विशेषताएं, जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, वो तय करनी होती है। जी। और यहीं पर थोड़ी तकनीकी भाषा का इस्तेमाल शुरू होता है। बिल्कुल। स्रोत में ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और फंक्शनल जैसे शब्दों का जिक्र है। सच कहूं तो पहली बार सुनने में ये किसी एडवांस गणित की क्लास के शब्द लगते हैं। हाँ, सुनने में थोड़े भारी भरकम जरूर हैं। तो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस क्षेत्र में नया है, इन शब्दों का असल जिंदगी में क्या मतलब है? देखिए, ये शब्द भारी जरूर है, लेकिन इनके पीछे का लॉजिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ही जुड़ा है। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिमेट्रिक को लेते हैं। सिमेट्रिक का मतलब है एक टू वे स्ट्रीट, मतलब एक दो तरफा रास्ता। अच्छा। डू यानी शादीशुदा है। अगर राम की शादी सीता से हुई है तो मशीन को अपने आप समझ जाना चाहिए कि सीता की शादी भी राम से हुई है। मतलब हमें ये बात मशीन को 2 बार बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, मशीन खुद समझ जाएगी। ये तो फेसबुक पर फ्रेंड होने जैसा हो गया। अगर मैं आपकी फ्रेंड लिस्ट में हूं तो आप भी मेरी फ्रेंड लिस्ट में होंगे। हाँ, एकदम सही। लेकिन क्या हर रिश्ता 2 तरफा होता है? नहीं, हमेशा नहीं। जैसे अगर मैं सोशल मीडिया की ही बात करूं तो ट्विटर पर अगर मैं किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करता हूं तो जरूरी नहीं कि वो भी मुझे फॉलो करे। एकदम से ही पकड़ा। और उसी स्थिति के लिए ओंटोलॉजी में असिमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ एक ही दिशा में जाती हैं। अच्छा, तो ये वन वे स्ट्रीट हो गई। हाँ, अब आते हैं ट्रांसिटिव पर। ये क्या होता है? इसे एक चेन रिएक्शन या श्रृंखला की तरह समझिए। नियम ये है कि अगर ए बी से जुड़ा है और बी सी से जुड़ा है तो ए भी सी से जुड़ जाएगा। बिल्कुल। मशीन खुद ये निष्कर्ष निकाल लेगी कि ए सी से जुड़ा है। इसका कोई आसान उदाहरण है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण भौगोलिक लोकेशन है। अगर गाइड में लिखा है कि दिल्ली भारत के अंदर है और भारत एशिया के अंदर है, तो ट्रांजिटिव नियम की वजह से मशीन खुद समझ जाएगी कि दिल्ली भी एशिया के अंदर है। अरे वाह, ये तो मशीन को कॉमन सेंस सिखाने जैसा हो गया। जी। और ये फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, फंक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी भी इकाई के लिए ये संबंध सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब इसकी कोई दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती? हाँ, जैसे किसी व्यक्ति की जैविक माँ यानी बायोलॉजिकल मदर। दुनिया में किसी भी इंसान की केवल एक ही जैविक माँ हो सकती है। एकदम सही। अगर कोई सिस्टम में गलती से 2 अलग-अलग महिलाओं को एक ही व्यक्ति की जैविक माँ के रूप में जोड़ने की कोशिश करेगा तो एरर आ जाएगा। हाँ, ये फंक्शनल नियम सिस्टम को बता देगा कि यहाँ कुछ तार्किक रूप से गलत हो रहा है। समझ गया। और इसके साथ ही मैंने पढ़ा था कि ओंटोलॉजी में डोमेन और रेंज भी तय किए जाते हैं। जी, डोमेन वो जगह है जहाँ से हमारा पुल शुरू होता है और रेंज वो जगह है जहाँ पुल खत्म होता है। जैसे पढ़ाता है, प्रॉपर्टी का डोमेन हमेशा एक इंसान यानी प्रोफेसर होगा और रेंज हमेशा एक विषय यानी कोर्स होगा। बिल्कुल सही। तो इस सब का असली मतलब क्या है? यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। बताइए, क्या सवाल है? गाइड में एक जगह इनवर्स प्रॉपर्टीज यानी उल्टे संबंध बनाने की भी बात की गई है। हाँ, इनवर्स प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी होती हैं। लेकिन मतलब अगर हमने ये तय कर दिया कि प्रोफेसर कोर्स पढ़ाता है, तो गाइड कहती है कि हमें इसका उल्टा कोर्स प्रोफेसर द्वारा पढ़ाया जाता है भी बनाना चाहिए। जी, बिल्कुल बनाना चाहिए। क्या ये सच में जरूरी है? मेरा मतलब है, क्या हम बिना वजह अपना काम दोगुना नहीं कर रहे हैं? क्या सिर्फ एक ही दिशा में पुल बनाकर काम नहीं चलाया जा सकता? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस सवाल का जवाब ओंटोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत को उजागर करता है। वो कैसे? देखिए, सतही तौर पर यह लग सकता है कि एक दिशा में संबंध बनाना काफी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम मशीनों के लिए डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अच्छा। द्विदिश यानी बाई डायरेक्शनल संबंध ओंटोलॉजी को बहुत अधिक स्मार्ट और खोजने योग्य बनाते हैं। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। मशीन के नजरिए से इसमें क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। आपने सिर्फ एक ही नियम डाला है, प्रोफेसर ए पढ़ाता है कोर्स एक्स। ठीक है। अब अगर कोई यूजर सिस्टम से पूछता है प्रोफेसर ए क्या करते हैं,
तो सिस्टम तुरंत जवाब देगा कि वे कोर्स X पढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ तक तो आसान है। लेकिन अगर यूजर पूछता है कि ये कोर्स X किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, यहाँ मशीन अटक सकती है। क्यों? उसे तो पता होना चाहिए ना। नहीं, क्योंकि उसके पास कोर्स X से शुरू होने वाला कोई पुल नहीं है जो वापस प्रोफेसर तक जाता हो। मशीनें हमारी तरह रिवर्स इंजीनियरिंग करने में स्वाभाविक रूप से सक्षम नहीं होती। ओह, अब समझ आया। मतलब उसे उल्टे रास्ते का पता नहीं है। एकदम सही। जब हम इन्वर्स प्रॉपर्टी बनाते हैं तो हम असल में डेटा को किसी भी दिशा से एक्सेस करने की आजादी देते हैं। इससे ग्राफ का हर नोड किसी भी दूसरे नोड से आसानी से खोजा जा सकता है। बिल्कुल। ये मेहनत का दोगुना होना नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की कार्यक्षमता को 100 गुना बढ़ाना है। ये तो हुई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज की बात, जहां दो चीजों के बीच जटिल और दो तरफा रिश्ते बनते हैं। जी। लेकिन चलिए अब वापस उन नेम प्लेट्स यानी डेटा प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। ठीक है। गाइड को पढ़ते हुए एक बात जो तुरंत ध्यान खींचती है वो ये है कि डेटा प्रॉपर्टीज बनाने की प्रक्रिया तो लगभग वैसी ही है। हाँ, नाम दो, डोमेन तय करो, बिल्कुल। लेकिन यहाँ ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक जैसे नियम लागू नहीं होते। यहाँ सिर्फ फंक्शनल प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल होता है। जी, ऐसा ही है। ऐसा क्यों? क्या यहाँ नियमों का कोई अलग ही सेट काम करता है? इसका कारण बहुत ही तार्किक है। जैसा कि हमने पहले बात की, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नियम दो संस्थाओं या इकाइयों के बीच काम करते हैं। मतलब दो अलग अलग द्वीपों के बीच। हाँ, लेकिन डेटा प्रॉपर्टी में दूसरी तरफ कोई इकाई नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक कच्चा डेटा होता है, जैसे कोई नंबर या टेक्स्ट। जैसे मेरी उम्र। बिल्कुल। अगर उम्र 35 है तो ये 35 वापस पलटकर कोई रिश्ता नहीं बना सकता। हाँ, 35 तो एक बेजान नंबर है, कोई इंडिविजुअल नहीं। इसलिए यहाँ सिमेट्रिक यानी दो तरफा होने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन फंक्शनल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जन्मतिथि या उम्र सिर्फ एक ही हो सकती है, दो नहीं। एकदम सही। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। गाइड में डेटा प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का जिक्र है, डेटा टाइप रिस्ट्रिक्शंस। जी, रिस्ट्रिक्शंस बहुत जरूरी हैं। यानी ये तय करना कि नेम प्लेट पर क्या लिखा जा सकता है और क्या नहीं। जब कोई इसे समझता है तो ये बिल्कुल किसी वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के वैलिडेशन से जुड़ता हुआ महसूस होता है। बिल्कुल, वो ऑनलाइन फॉर्म का वैलिडेशन असल में इसी सिद्धांत पर काम करता है। हाँ, जैसे अगर कोई किसी वेबसाइट पर उम्र के बॉक्स में अंकों की जगह अक्षरों में अपना नाम लिखने की कोशिश करे तो सिस्टम तुरंत लाल रंग का एरर दिखा देता है। एकदम सही। अब सोचिए कि ऐसा ऑन्टोलॉजी के स्तर पर क्यों जरूरी है। देखिए, डेटा टाइप रिस्ट्रिक्शंस एक बहुत ही मजबूत गार्ड रेल या सुरक्षा घेरे की तरह काम करते हैं। गार्ड रेल मतलब सिस्टम को क्रैश होने से बचाने के लिए? हाँ, जब एक ऑन्टोलॉजी एंटरप्राइज लेवल पर काम करती है तो उसमें लाखों डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। बाप रे, लाखों? इस सिस्टम में उम्र के लिए इंटीजर यानी पूर्ण संख्या की जगह किसी ने गलती से कोई स्ट्रिंग या टेक्स्ट डाल दिया तो सोचिए क्या होगा। पूरा कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। हाँ, अगर कोई एआई मॉडल उस डेटा को प्रोसेस करके कर्मचारियों की औसत उम्र निकालने की कोशिश करेगा तो टेक्स्ट को देखकर उसका पूरा गणितीय फंक्शन क्रैश हो जाएगा। या फिर हो सकता है वो गलत नतीजे देने लगे, जिसे हम एआई हैलुसिनेशन कहते हैं। एकदम सही। स्रोत के FAQ अनुभाग में भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विरोधाभासी डेटा प्रकारों को संभालने के लिए इन रेस्ट्रिक्शंस का उपयोग अनिवार्य है। मतलब ये सुनिश्चित करता है कि गलत डेटा फीडिंग से पूरे ऑन्टोलॉजी का ढांचा ढह ना जाए। जी, ये छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शंस असल में उस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी को टूटने से बचाते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री आगे बढ़कर एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती की बात करती है। कौन सी चुनौती? नियम और प्रॉपर्टीज तो काफी हद तक स्पष्ट हो गए हैं, लेकिन जब एक ऑन्टोलॉजी बहुत बड़ी और जटिल हो जाती है, जैसे मान लीजिए किसी पूरे देश का नक्शा बनाना हो। हाँ, तब तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बिल्कुल। तब इन हजारों पुलों और नेम प्लेट्स को संभालना एक भयानक चुनौती बन जाता है। तो सवाल यह है कि इस विशाल डेटा स्ट्रक्चर को बिखरने से कैसे रोका जाए। इसी जगह पर बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी सर्वोत्तम प्रथाओं की भूमिका आती है। अच्छा, तो क्या है ये बेस्ट प्रैक्टिसेस? गाइड बहुत स्पष्ट रूप से कुछ जरूरी कदम सुझाती है। सबसे पहला है निरंतर नामकरण परंपराएं, जिसे कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन कहते हैं। मतलब नाम रखने का एक फिक्स तरीका? हाँ,
इसका मतलब है कि अगर आपने एक जगह प्रॉपर्टी का नाम छोटे अक्षरों या कैमल केस में लिखा है तो पूरे प्रोजेक्ट में वही तरीका अपनाएं। समझ गया। और दूसरा तरीका? दूसरा है व्यापक एनोटेशंस यानी कॉम्प्रहेंसिव एनोटेशंस। ये एनोटेशंस क्या करते हैं? यह भविष्य के लिए चिट्ठियां छोड़ने जैसा है। चिट्ठियां? हाँ, देखिए, जो डेवलपर आज ऑन्टोलॉजी बना रहा है, हो सकता है वो 2 साल बाद कंपनी में न रहे। हाँ, ये तो होता ही है टेक इंडस्ट्री में। तो एनोटेशन ये बताते हैं कि कोई विशेष पुल क्यों बनाया गया था ताकि आने वाले डेवलपर्स को उसे समझने में आसानी हो। गाइड के एफएक्यू में ये भी सुझाव दिया गया है कि यदि ऑन्टोलॉजी बहुत विशाल और प्रबंधित करने में कठिन हो जाए तो उसे छोटे मॉड्यूलर घटकों में तोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। ये तो किसी बड़े शहर के नक्शे को अलग अलग मोहल्लों के नक्शे में बांटने जैसा हो गया। सही कहा, ताकि जब किसी एक मोहल्ले में नई सड़क बने तो पूरे शहर का नक्शा दोबारा न छापना पड़े। ये एक बेहतरीन तरीका है जटिलता को कम करने का। मैंने ये भी देखा कि एफएक्यू साफ करता है कि डोमेन और रेंज को बाद में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है, पर यह बहुत सावधानी से होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मौजूदा डेटा में विरोधाभास पैदा हो सकता है। अगर आपने रेंज बदल दी तो पुराना डेटा नए नियमों से टकरा सकता है। हाँ, ये तो बहुत रिस्की लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन इन सब मैनुअल तरीकों के बीच एक बहुत ही खास सॉफ्टवेयर टूल का जिक्र बार बार आता है। आप रीजनर की बात कर रहे हैं? जी, रीजनर्स। स्रोत कहता है कि रीजनर का उपयोग तार्किक निरंतरता की जांच करने और मौजूद डेटा के आधार पर नए संबंधों का अनुमान लगाने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? क्या ये रीजनर सिर्फ एक स्पेल चेकर जो ऑडिटर की तरह काम करते हैं? मतलब जैसे जब कोई डेवलपर कोई नियम अपडेट करना भूल जाता है या कोई गलती कर देता है, तो क्या रीजनर बस पीछे से आकर लाल पेन से गलतियां पकड़ते हैं? देखिए, रीजनर को सिर्फ एक ऑडिटर या स्पेल चेकर समझना उसके असली और सबसे शक्तिशाली काम को बहुत कम करके आंकना होगा। अच्छा, तो वो और क्या करते हैं? हाँ, वे तार्किक गलतियों को जरूर पकड़ते हैं। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को फंक्शनल सेट किया है और उसमें 2 वैल्यू डाल दी हैं, तो रीजनर आपको रोक देगा। वो तो ठीक है, लेकिन उनका असली काम सिर्फ गलतियां खोजना नहीं है। वो एक बहुत ही चतुर जासूस की तरह काम करते हैं। जासूस? वो कैसे? मशीन खुद से कैसे जासूसी कर सकती है? याद है हमने शुरुआत में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात की थी? हाँ, वो दिल्ली और एशिया वाला उदाहरण। बिल्कुल। जब ओंटोलॉजी में ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और उनके नियम सही तरह से फीड किए जाते हैं तो रीजनर उस मौजूद डेटा को पढ़ता है और उन नए रिश्तों का अनुमान लगाता है जिन्हें किसी इंसान ने अपने हाथों से सिस्टम में कभी नहीं डाला था। इसे किसी और उदाहरण से समझा सकते हैं? मान लीजिए कि आपने सिस्टम में नियम तय किया है कि पिता होना एक ट्रांजिटिव के समान एक वंशावली संबंध है। ठीक है। आपने डेटा डाला कि ए बी का पिता है। हाँ। और फिर आपने डाला कि बी सी का पिता है। बस इतना ही। हाँ, मैंने बस 2 बातें बताई। आपने कहीं नहीं लिखा कि ए और सी के बीच क्या रिश्ता है। बिल्कुल नहीं लिखा। लेकिन एक सही ढंग से काम करने वाला रीजनर खुद अपने लॉजिक इंजन का इस्तेमाल करेगा और ये निष्कर्ष निकाल लेगा कि ए सी का दादा है। अरे वाह! मतलब सिस्टम खुद ही नया ज्ञान पैदा कर रहा है। एकदम सही। ये मानव प्रयास और ऑटोमेटेड टूल्स के बीच एक बेहतरीन साझेदारी है। हाँ, इंसान नियम बना रहे हैं और मशीनों से आगे बढ़ा रही है। जी, इंसानों को डोमेन का ज्ञान होता है, वे शुरुआती नियम बनाते हैं और एनोटेशन लिखते हैं, जबकि रीजनर ये सुनिश्चित करता है कि वे नियम पूरी तरह से लागू हों और छिपे हुए रिश्तों को बाहर निकालता है। बिल्कुल। डेटा के आधार पर जो भी नई जानकारी या रिश्ते पैदा हो सकते हैं वो भी ऑन्टोलॉजी का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह सिस्टम समय के साथ खुद ब खुद होशियार होता जाता है। ये वाकई में इस पूरे विषय को एक बहुत ही स्पष्ट रूपरेखा देता है। मतलब अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो ये साफ हो जाता है कि प्रोटेजे में ऑब्जेक्ट और डेटा प्रॉपर्टीज का सही निर्माण और प्रबंधन किसी भी प्रभावी ऑन्टोलॉजी के विकास की सिर्फ एक तकनीकी जरूरत नहीं है, बल्कि ये उसकी आधारशिला है। एकदम सही। ये सिर्फ एक डेटाबेस बनाने या एक्सेल शीट भरने के बारे में नहीं है। हाँ, ये तो बिखरे हुए और जटिल ज्ञान को एक ऐसे तार्किक ढांचे में बदलने के बारे में है जिसे आज की स्मार्ट मशीनें और इंसान दोनों आसानी से समझ सकें और उसका सटीक अर्थ निकाल सकें। और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज उन जरूरी पुलों का निर्माण करती हैं जो अलग अलग इकाइयों को जोड़ते हैं, जबकि डेटा प्रॉपर्टीज उन नेम प्लेट्स की तरह काम करती हैं जो उस इकाई की अपनी पहचान जैसे उम्र या तारीख को स्पष्ट करती हैं। जी,
और बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि सही नामकरण, कड़े रिस्ट्रिक्शंस और जासूस की तरह काम करने वाले रीजनर का उपयोग इस पूरे ढांचे को बिखरने से बचाते हैं। चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत सामग्री में दी गई एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो क्या है? उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ओंटोलॉजी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार बनाकर छोड़ दिया जाए। हाँ, इसे लगातार अपडेट करना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे जैसे दुनिया बदलती है, डोमेन ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे ओंटोलॉजी की भी समीक्षा करनी पड़ती है। तो यहाँ इस गहरी चर्चा को सुनने वालों के लिए एक अंतिम उत्तेजक विचार छोड़ना दिलचस्प होगा। बताइए। एक पल के लिए सोचिए, आज डेवलपर्स को प्रोटेजे टूल में मैनुअली रूप से जाकर इन प्रॉपर्टीज को एडजस्ट करना पड़ता है। इंसानों को बैठकर नियम बनाने पड़ते हैं। जी, काफी मैनुअल काम है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या भविष्य में हम ऐसे स्मार्ट रीजनर या एआई सिस्टम देख पाएंगे जो पूरी तरह से इंसानी मदद के बिना काम करें? ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। क्या वे इंटरनेट पर दुनिया में हो रहे बदलावों को खुद पढ़कर अपनी ऑब्जेक्ट और डेटा प्रॉपर्टीज के पुलों को खुद ब खुद तोड़कर नए पुल बना सकेंगे? मतलब एक सेल्फ अपडेटिंग सिस्टम। हाँ। क्या हमारा वो डेटा का नक्शा इतना जीवंत हो सकता है कि जब असल दुनिया में कोई नई खोज हो तो वो नक्शा खुद ही उस नई जानकारी को अपने भीतर खींच ले और उसके सारे तार्किक नियम सेकंडों में खुद तय कर ले? एक खुद को अपडेट करने वाला मानवीय ज्ञान का नक्शा। बिल्कुल। यह एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जिस पर यह डीप डाइव खत्म होने के बाद भी गहराई से विचार किया जा सकता है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।